तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 5 दिसंबर और आज का काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है। संडे है, संडे को फंडे बनाएंगे, थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे, क्योंकि मिनिमम स्टडी आप लोगों को डेली करनी चाहिए। वो नहीं कहते कि आप लोग अगर रेगुलर एक प्लान बना ले कि कम से कम यार इतना तो पढ़ना ही है, तो कोशिश करो कि कम से कम 4, 5 या 6 घंटे का अपना एक प्लान कम से कम रखिए। इससे ऊपर आप लोग जा सकते हैं कि इससे कभी नीचे नहीं आएंगे। तो इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा कि आप लोगों की कंसिस्टेंसी जो चलती हुई आ रही है वो कभी टूटेगी नहीं और आप लोग सही तरीके से अपने आप को हमेशा इनहेंस करते रहोगे, यानी कि अपनी जो कैपेसिटी है काम करने की उसको बढ़ाते रहोगे। होता क्या यार, ऐसे ही तो होता है। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में साइकिल नहीं चलाया करते थे, तो गिर गए फिर से उठकर चला रहे हैं, फिर गिर गए फिर उठकर चला रहे हैं, चोट लग जाती है पर उठना नहीं छोड़ते हैं। देखिए ना वो चीजें। तो यार ये चीजें इसीलिए होती है क्योंकि उसको करने के लिए आप लोग के अंदर जुनून होता है कि नहीं यार, एक पहले कैंची वाली चलाएंगे, फिर डंडे पर बैठेंगे, फिर गद्दी पर बैठेंगे, कितनी बार क्यों ना गिर जाए पर लेकिन चलानी जरूर है। तो वो चीजें आप लोगों ने देखी होगी। तो वो वाला जुनून आप लोगों को पढ़ाई के लिए लेकर आना है। कुछ भी हो जाए यार, घर वालों से बच करना, साइकिल निकाल के एक बार भागनी है घर से बाहर की, एक बार तो चलाकर जरूर देखनी है पूरे दिन में। तो वही चीजें यार कम से कम पढ़ाई के साथ में करो। छोटी छोटी चीजें हैं पर लेकिन ढंग से अगर करना स्टार्ट करोगे तो लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। और कोई भी प्लान को, मतलब इतना बड़ा प्लान अगर आप लोग लेकर चलोगे, यार ये करना है वो करना है, कुछ मत करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, बस ये देखो कि आज क्या करना है। बस जिंदगी में ये बना लो कि आज ये करना है, बाकी कल यार जो होगा वो देख लेंगे। ऐसी जिंदगी में अगर एक बार को माइंडसेट, मेंटेलिटी बना ली ना, तो वैसा कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जिंदगी का पार्ट बनाकर रखिए और हमेशा अपने आप को थोड़ा सा कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें देने की कोशिश कीजिए जिससे आप लोग खुश रहें थोड़ा सा। तो हर एक दिन में कुछ खुशी के मोमेंट भी अपने पास में रखिए। क्रिकेट का प्रेमी कौन कौन है यहाँ पर, चलिए एक नया शब्द ऐड करता हूं आज आप लोगों की डिक्शनरी में। शब्द है यहाँ पर अस्टाउंडिंग। इसका मतलब होता है चकित करने वाला। और चकित कौन करता है, जो कुछ ऐसा काम कर जाए किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो कुछ ऐसे ही काम हो गया यहाँ पर। जो न्यूजीलैंड अजीज पटेल है, ठीक है, तो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं अजीज पटेल, वो हीरो बन गए। 10 विकेट ले डाले अकेले ने बंदे ने, ठीक है। तो सेकंड टेस्ट है यहाँ पर अगेंस्ट इंडिया मुंबई के अंदर, तो उसकी बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब तक का ये इस तरीके का जो रिकॉर्ड है ओनली 2 प्लेयर और बना चुके हैं, उनमें से अब यहाँ पर ये तीसरे बन गए हैं। जिम लेकर ये थे इंग्लैंड के और इंडिया के थे अनिल कुंबले, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोगों से बनेगा ही, पर लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हो गया कि 3 प्लेयर ऐसे हैं हिस्ट्री के अंदर आज की डेट में जो यहाँ पर एक ही इनिंग के अंदर 10 विकेट लेने वाले बन गए। तो यहाँ पर एक हो गए, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर तीसरे नंबर के ये हैं अजीज पटेल, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के हैं, क्योंकि देखने में आप लोगों को लगेगा इंडियन है पर लेकिन ये न्यूजीलैंड की साइड से खेलते हैं। तो आज ये बोल रहे हो कि ना रखो मुझे इंडिया के अंदर, ना रखो मुझे अपनी टीम के अंदर, लो हम लोगों ने कारनामा दिखा दिया। तो ये मुंबई के अंदर पैदा हुए थे। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग भी है और कई बार इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से अगर वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। यहां पर फिर से एक न्यूज निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र और गुजरात से भी जो ओमिक्रॉन वायरस है उसके बेसिकली जो अभी यहां पर और केसेस यहां पर हमारे देश में देखने को मिले, तो टोटल मिलाकर 4 केसेस हमारे देश में अब हो गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा यही बात है मैं आप लोगों को यहां पर बोलना चाहूंगा कि अपना ध्यान आप लोगों को रखना है, क्योंकि अभी आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे मौसम अभी और ज्यादा ठंड का हो रहा है तो ये चीजें और ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ओमिक्रॉन एक ऐसा वायरस की स्ट्रेन है जो कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका से देखने को मिला था, इसलिए सबसे ज्यादा केसेस अभी आज के डेट में 227 के करीब साउथ अफ्रीका में आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे, ठीक है। तो ये जो ओमिक्रॉन है ये माना जा रहा है कि जो डेल्टा वायरस जो कि इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया था सबसे पहले, तो उससे ज्यादा ताकतवर यहां पर इसको माना जा रहा है। तो अभी देखते हैं आगे क्या चीजें होंगी, ताकत कैसे किस तरीके से नापी जाती है। यानी कि दवाई जो है वो कम काम करेगी, जल्दी इंसान को बीमार करेगा, जो फैलने की ताकत होगी वो जल्दी होगी। तो यही तो होती है ताकत के तरीके। तो अभी इसके ऊपर और भी काफी कुछ अभी स्टडी चल रही है सारी, तो देखते हैं अभी क्या चीजें हैं। तो इसके बारे में हल्का सा इंफॉर्मेशन रखिएगा। बाकी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो आप लोगों को ये बताना है कि इसका जो नाम क्या है। यहाँ तो ओमिक्रॉन हम लोगों का WHO ने नाम दिया, पर जो कोड नेम होता है वो क्या है वो आप लोग बताइए इसका। बाकी आगे आऊंगा तो फिर इसके बारे में और अभी आर्टिकल आते रहेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि हिस्टोरिक मूवमेंट भी आप लोग बोल सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं। ये है पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। आप लोगों ने कई बार सुना होगा यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, क्यों? क्योंकि जब कैग की रिपोर्ट आती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा ही यहाँ पर इसको रिव्यू किया जाता है। और हमारे कंट्री में जो भी घोटाले हुए थे पिछली कुछ जो गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो सारी जो कैग की रिपोर्ट आई थी वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास ही गई थी। तो ये सारी जो रिपोर्ट होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी
कमेटी देखती है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी आप लोग पार्लियामेंट की इसको बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछे गए हैं। रीजन क्या था? रीजन ये था कि 1921 में ये कमेटी बनाई गई थी, और आर्टिकल में डिस्कस कब कर रहा हूं आप लोगों से? आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं 2021 में। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इस कमेटी को पूरे 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो आगे भी आप लोगों को इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जो भी पर्सनैलिटी ऐसे जिनके 50, 100 इस तरीके से 25 साल पूरे होते हैं, 150 साल पूरे होते हैं, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोगों ने अभी वर्गीस कुरियन जी के बारे में डिस्कस किया था, तो वर्गीस कुरियन जी को अभी 100 साल पूरे हो गए हैं, तो उनके ऊपर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। इवन आंसर राइटिंग के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए ऐसी पर्सनैलिटी को हमेशा आप लोग अपनी नोटबुक में रखिए, आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। जैसे बात की जा रही है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो 1921 में बनाई गई थी। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया यहाँ पर कि चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये क्या होते हैं? बिलोंग करते हैं मेन अपोजिशन पार्टी। तीसरा बोला गया टेन्योर जो होता है वो 2 साल का होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी आप लोगों से एग्जाम के अंदर में। तो सही स्टेटमेंट आप लोग बताइए। ए में बोला गया 1 and 3, बी में बोला गया 1, 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 2, डी में बोला गया 2 ओनली। तो सही आंसर क्या है इसका? इसको लोक लेखा समिति भी आप लोग बोलते हैं हिंदी में। तो इसके बारे में आप लोग बताइए, तब तक मैं टॉपिक आप लोगों को कवर कराता हूं। ये आगे भी चांसेस हैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाने के। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है ये पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उसमें से निकालकर बनाई जाती है। ये क्या काम करती है? तो 2 काम इसको दिए गए हैं, एक तो ऑडिट करना रिवेन्यू का, और दूसरा एक्सपेंडिचर जो भी है गवर्नमेंट का उसके ऊपर ध्यान रखना। तो एक तरीके से पर्पज है एक तरीके से कि ऑडिट करना रिवेन्यू का और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट का, यानी कि जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और जो रिवेन्यू है उसका ऑडिट करना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये जो कमेटी है इसके अंदर अगर आप लोग बात करिए, जो कमेटी अलोंग विद, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी, एस्टिमेट कमेटी हो गई और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गई, ये 3 ऐसी कमेटी हैं हमारे देश के अंदर में जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट के अंदर में। तो उनमें से एक कमेटी आप लोगों को पब्लिक अकाउंट कमेटी देखने को मिलेगी। आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा, यार ये कमेटी बनाते क्यों है पार्लियामेंट के अंदर? यार देखो, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारे काम कर सकें। यार कुछ दिनों के लिए तो बेचारे मिलते हैं, और फिर उसके बाद में उनको एक दूसरे की खिंचाई भी करनी होती है, वहां पर एक दूसरे की बेइज्जती करनी होती है, हंसना होता है, जोक्स क्रैक करने होते हैं। तो उतने में काम कब करें? तो काम करती है बैकग्राउंड में ये सारी कमिटीज जो होती हैं। तो उन्हीं में से आप लोगों को ये कुछ कमेटी यहां पर देखने को मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों का जिसपे एग्जामिनर की लार टपकती है हमेशा, वो क्या है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है कि एक तरीके से जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग आप लोग बोलते हैं, ये वही कैग है जिसने पूरी कांग्रेस की गवर्नमेंट पलट के रख दी थी। तो यहाँ पर नाम क्या था उन कैग का, पता है आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन बताइए, इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट पलटी गई थी उस टाइम पर बहुत सारे रिपोर्ट घोटाले निकल कर आए, पता नहीं क्या क्या, कोयला 2G पता नहीं क्या क्या, वो सब चीजें। तो कौन थे कैग उस टाइम पर? बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी बन गए थे कैग भी उस टाइम पर। तो देखो, अगर IAS ऑफिसर बनते हो ना तो आगे चलकर ऐसी भी अपॉर्चुनिटी रहती है आप लोगों के पास में। तो यहाँ पर अभी अगर बात की जाए तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर इनकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर यही देखती है कमेटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर कैग होते हैं असिस्ट करते हैं एक कमेटी को, इसको असिस्ट करते हैं कि हाँ इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन और वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये बॉडी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है, और ये आप लोगों का बेसिकली पॉलिटी के अंदर एक टॉपिक भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लक्ष्मीकांत में भी जाकर आप लोग देखते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो ईयर स्टेब्लिश किया गया था वो था 1921 का। मेंबर इसके अंदर आप लोग को 22 लगभग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहां से निकल कर आती है, जो आप लोग कई बार कंफ्यूजन में डाल सकती है। ये क्या है यहाँ पर? एक तरीके से कि ए मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड, यानी कि कोई मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता है। रीजन क्या है? रीजन ये है, जब कैग कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तो किसी न किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगी, उस मिनिस्ट्री ने कहां घपला किया है, कहां पर क्या क्या खर्चा किया है, और कल को चलकर वही मिनिस्टर अगर आकर यहां पर बैठ जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो ये होगा कि वो उसको ढंग से प्रस्तुति नहीं होने देगा। तो इसलिए भाई साहब जड़ी काट दी कि आप लोग घर रहो, हम अपने हिसाब से देखेंगे। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्लियामेंट एवरी ईयर। ठीक है, तो यहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, ट्रांसफरेबल जो वोट है उससे यहां पर आप लोगों को ये नजर आएगा, इलेक्शन इसके कराए जाते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये 1 साल आप लोगों को इसका टर्म देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में यहां पर एग्जामिनर जो है वो यही गलती कर गया, वो इसको 1 साल की जगह 2 साल लिख गया। ठीक है, तो बाकी यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो स्पीकर होते हैं वो एक तरीके से बात करें तो वो अमंग द जो भी मेंबर होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। और यहां पर इससे पहले तो यहां पर अलग फंडा था, पर लेकिन 1967 के बाद में ये बोला गया
कि अपोजिशन पार्टी का ही यार मेंबर जो रहेगा वो यहां पर इसका लीडर बनेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आया। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग यहां पर देखिएगा तो ये वाला क्वेश्चन भी यहां पर इसका पॉइंट ये सही हो गया। तो यानी कि आंसर क्या हो गया, आंसर इसका सी हो गया। तो आप लोगों से काफी अच्छे प्यारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट जो होती है यहां पर ये इसको प्रस्तुत करता है, जो कि पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट के द्वारा रखी जाती है। तो ये कैग की जो 3 रिपोर्ट है जिनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक तो होता है कि यहां पर ए रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा होता है एन ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, और तीसरा होता है एन ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये 3 रिपोर्ट होती हैं कैग की। तो अगर आप लोगों से ये भी बात पूछ ली जाए तो कंफ्यूज मत होना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में अगर बात करें तो आर्टिकल 148 के अंदर आता है संविधान के अंदर, जब आप लोग इसको जाकर देखेंगे। अभी फिलहाल एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं। वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वो हैं जो कि पहले नहीं फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो अभी यूटी बनी थी जेके, तो उसमें वहां पर उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तो इनके बारे में हल्का सा आप लोग को पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफी अच्छे से आप लोग का स्टैटिक भी कवर हो गया और यहाँ पर करंट भी कवर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको कवर करिए टॉपिक को, ठीक है। आगे जो चलते हैं, ये टॉपिक भी आप लोग काफी प्यारा देखने को मिलेगा। इसके बारे में मैंने आप लोगों से बोला भी था कि आप लोगों का टॉपिक कवर करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है यहां पर फार्मर्स के बारे में। तो फार्मर्स के द्वारा अभी क्या किया गया है, एक पैनल बनाया गया जिससे सेंटर के सामने डिमांड रखेंगे और वो जो डिमांड है सेंटर को पूरी करनी है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी पार्लियामेंट के अंदर यह बोला गया कि जो फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा था उसके अंदर किसी भी किसान की जान नहीं गई है। तो इसके चलते काफी ज्यादा लोग जो है गुस्सा हो गए। उस टाइम पर ये माना जा रहा था कई सारे किसान की जान गई वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए, पर लेकिन गवर्नमेंट ने इसको नकार दिया कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी एक तो मुद्दा ये है कि जो भी गिरफ्तार कर रखे हैं बहुत सारे किसान, एक तो उनको छुड़ाना है। तो उसके लिए यहाँ पर इनके द्वारा ये एक कमेटी बनाई गई है, पर ये बोला गया कि ये एमएसपी के लिए नहीं है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आप लोग लेने जा रहे हैं उसके लिए कमेटी नहीं है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कमेटी किसके लिए है कि जो पकड़ लिए गए हैं उनको छुटाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनको आप लोग छोड़िए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो ये मुद्दा यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। जो इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो है यहाँ पर फर्टिलाइजर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आप लोगों को बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर। इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है और ये न्यूज में भी काफी ज्यादा रहता है। तो फर्टिलाइजर क्या होता है पहले तो आप लोग यही समझिए। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि फर्टिलाइजर होता क्या है, तो फर्टिलाइजर के बारे में बहुत कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं और आप लोग कोई भी कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। फर्टिलाइजर को डिफाइन किया जाता है या तो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, यानी कि या तो कार्बनिक या फिर अकार्बनिक एक पदार्थ होता है जो कि नेचुरली भी मिलता है और आर्टिफिशियली भी। नेचुरली मतलब जैसे पत्ते हो गए, पेड़ पौधे के पत्ते हो गए, घास फूस हो गया, वो नेचुरली गल जाएगा, आप लोग खाद की तरीके से यूज कर लो, ठीक है। पर लेकिन एक आर्टिफिशियल आता है जैसे यूरिया वगैरह आप लोग यूज करते हैं, ये सारी चीजें। तो ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से देखने को मिलता है। देखिए कोई भी अगर पेड़ पौधा आप लोगों को उगाना है ना, तो उसको क्या क्या चाहिएगा, उसको कई सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अगर आप लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हेल्थ चाहिएगी, एजुकेशन चाहिएगी, एक ठीक तरीके से गाइडेंस चाहिएगा, तो आप लोग अच्छे से काम कर पाओगे। ऐसे अगर एक पौधे को लेकर चलना है तो यहां पर 2 चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक तो रहेगा प्राइमरी मतलब मैक्रो। तो मैक्रो मतलब एक तरीके से काफी अच्छे लेवल पर जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है उसको मैक्रो बोलते हैं। आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमी का नाम सुना है ना, तो यानी कि ज्यादा रिक्वायरमेंट जिस चीज की होती है, तो बड़े एरिया की इकोनॉमी को नापना उसको मैक्रो बोल देते हैं। दूसरा है सेकेंडरी, इसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब छोटे लेवल पर काम करना, ठीक है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर एक लोकल एरिया में, किसी छोटे एरिया में आप लोग काम करने लगे, इसके बारे में यार इस एरिया की इकोनॉमी बता दो, तो उसको माइक्रो बोल देते हैं। तो मैक्रो का हो गया बड़े लेवल पर काम करना। तो मैक्रो इसी तरीके से न्यूट्रिएंट तो ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी इसकी, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। तो इनके सिंबल भी इनके सामने लिखे हुए हैं। नाइट्रोजन का एन हो गया, फास्फोरस का पी हो गया, पोटेशियम ये थोड़ा डिफरेंट रहता है, लिखना पी है पर लेकिन यहां पर लिखा हुआ के होता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा। कैल्शियम हो गया, ये सी हो गया, मैग्नीशियम एमजी हो गया और सल्फर एस हो गया। इसी तरीके से सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये तो चाहिए, यानी कि चाहिए तो चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। अब ये वाले जो चीजें ये सेकेंडरी हो गए, जैसे बोरोन हो गया, ठीक है, बोरोन बी हो गया, क्लोरीन सीएल हो गया, कॉपर सीयू हो गया, आयरन एफई हो गया और जेड जिंक। तो इस तरीके कई सारी रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पर। अब इनसे निकलकर कई तरीके से यहाँ पर आप लोग बेसिकली इसको बना देते हैं फर्टिलाइजर को। तो ये जो फर्टिलाइजर बोला गया यहाँ पर नाइट्रोजिनस, इसे पोटासिक, इसी के साथ में ये फास्फोटिक, तो ये 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर देते हैं फर्टिलाइजर को। तो ये जो 3 कैटेगरी देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर एक तरीके जिसकी खपत होती है हमारी कंट्री में खेतों के अंदर, वो क्या है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा नाइट्रोजिनस, यानी कि 3/4 जो है यहाँ पर वो आप लोगों को यहीं से ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आज के डेट में कितना यूरिया खेतों के अंदर डाला जाता है, के बारे में भी आप लोगों से कई सारी बातें करूंगा। दूसरा यहां पर ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, इसको बोलते हैं डैप, DAP। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको बोलते हैं डाई अमोनिया फॉस्फेट। तो डाई अमोनिया फॉस्फेट अगर आप लोग इसका फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो आप लोग इसका ऐसे लिख सकते हैं NH4, ठीक है,
और यहाँ पर ऐसे करके केमिस्ट्री पढ़ा दो, चलो आप लोगों को ये हो गया। इसी के साथ में HPO4, ठीक है, तो ये इसका आप लोगों को फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो ये हो गया यहाँ पर, और पोटासिक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा K। तो ये सारी रिक्वायरमेंट रहती है अगर किसी भी पर्टिकुलर पेड़ पौधे को आप लोगों को आगे लेकर चलना है, तो ये सारी उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट अगर मिल जाती है तो फिर चीजें अच्छे से चलने लगती हैं। तो यहाँ पर मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या रहेंगे, ये सारी मैंने यहाँ पर बता रखी है। सेकेंडरी क्या हो गया, प्राइमरी क्या हो गया। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर ये, यानी कि ये सारे तो चाहिए भाई साहब। कुछ ऐसी चीजें जिनके बिना काम नहीं चलेगी, वो क्या है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ये सारी आप लोगों को एयर और वाटर से मिल जाती है, यानी कि हवा और पानी जो है उसके अंदर भी काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। तो यही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। आप लोगों से पूछ ले कि एयर और वाटर से क्या क्या मिलता है, तो यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आप लोगों को यहां से भी देखने को मिलेगा। पर लेकिन इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन रहती है उसको डायरेक्ट जो पौधे ले नहीं पाते हैं, तो उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर ये फर्टिलाइजर का रूप सामने निकल कर आता है। और बाकी ये जो मैंने आप लोगों को बता ही दिए जिनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। जब आप लोग कोई ऑर्गेनिक जब फार्मिंग की जाती है, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा बायो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, यानी कि गाय का, भैंस का गोबर यूज कर लिया, या फिर वर्मी कंपोस्ट के थ्रू उनको बनाया जाता है ना, केंचुओं के थ्रू वो खाद बनाई जाती है, वो सुना आप लोगों ने। कई बार क्रॉप रोटेशन भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। आप लोगों ने सुना होगा, गांव से अगर आप लोग आते हैं तो ये बात आप लोग क्या कहते हैं उसको शब्द गया, क्या बोले आप लोग उससे मतलब सहमत करेंगे, ठीक है। उर्दू का शब्द याद नहीं आया, सॉरी यार तो उसमें क्या रहता है, उसमें ये रहता है कि आज की डेट में से खेतों में आप लोगों ने कोई दलहन की खेत उगाई, ठीक है, कोई एक उसमें खेती की, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर से काट लेते हैं, उखाड़ते नहीं है उसको, तो ऊपर से काट लेते हैं। जो जड़ें रह जाती हैं जमीन के अंदर, वो भी घास का, वो भी एक तरीके से खाद का काम करती हैं। ये मुझे याद आता है जब हम लोग उसको काटा करते थे खेतों में, तो मेरे ताऊ जी थे, तो उस टाइम पे बोलते थोड़ा एक तो है उखाड़ लेना, उसको उखाड़ना आसान होता था, फिर दराती से काटना। तो मैंने पूछा एक बार ताऊ जी से, मैंने कहा इसको दराती से क्यों काट रहे, इसको खाड़ ले, इतनी आसानी से उखड़ तो रहा है ये। तो बोले कि इसकी जो जड़ें हैं वो जमीन में रह जाएंगी, फिर वो खाद का काम करेंगी। तो ये आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। बाकी गोबर वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें एक ऑर्गेनिक कैटेगरी वो आती है कि आप लोग केमिकल जो वो चीजें मटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा ऑर्गेनिक जितना आप लोग अच्छे से यूज करोगे, तो जो खाना पीना हम लोग खाएंगे ना यार, उसके अंदर फिर केमिकल नहीं देखने को मिलेंगे, और उसके अंदर अगर केमिकल नहीं रहेंगे तो हम लोग हष्ट पुष्ट रहेंगे। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी छोटा सा डिफरेंस भी अगर आप लोगों से बात करें यहाँ पर कोई मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, तो जैसे मैंने अभी बताया कि प्लांट को काफी ज्यादा इनकी जरूरत आप लोग को देखने को मिलेगी, तो ये लार्ज स्केल पर इनकी रिक्वायरमेंट है। ये ऐसा है कि दो यार दिया ना दो फिर चल जाएगा काम, ठीक है। तो यानी कि ये तो जुनून है इसकी रिक्वायरमेंट, अगर पढ़ाई में आप लोग पढ़ाई करनी है तो इनकी तो जरूरत पड़ेगी। ये ऐसा है, चलो नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इनको मेजर एलिमेंट भी बोला जाता है। और यहाँ पर ये ठीक है कि चलो होते हैं जो ट्रेस किए जाते हैं कि हाँ थोड़ा थोड़ा मिल जाते हैं। तो इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज देखने को मिलेगी जो उदाहरण मिल गए। ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नॉट एब्जॉर्ब बाय रूट्स, ठीक है। तो ये रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब भी नहीं कहते, जैसे ऑक्सीजन आप लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्या रहता है यहाँ पर स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, यानी कि ऑक्सीजन के थ्रू आप लोगों ने देखा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो सारी रूट के थ्रू थोड़ी ना जाता है। जैसे आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को डेली कम से कम 15 से 20 मिनट जो है वो धूप में खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बॉडी को जो है D3 विटामिन की जो विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, जो विटामिन डी होता है, तो उसके चलते आप लोगों की बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो आप लोगों की बॉडी में जहां पर भी वो सूरज की रोशनी पड़ेगी, आप लोगों की बॉडी उसमें से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करेगी। मतलब एब्जॉर्ब नहीं करते, विटामिन डी धूप में नहीं होता है, बेसिकली बॉडी पर पड़ती है धूप, तो हमारी बॉडी में फिर वो चीजें क्रिएट होती हैं, ठीक है। ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। अब मुद्दा क्या है, मैं आप लोगों को मुद्दे पर लेकर चलता हूं। ये आर्टिकल क्यों आया है और क्या क्या चीजें भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये आप लोगों को कई जगह इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा, इन्वायरमेंट के पॉइंट से भी और आप लोगों के इकोनॉमी के पॉइंट से भी। क्या क्या स्कीम यहाँ पर चलती है गवर्नमेंट की, वो भी हम लोग जानेंगे। अभी मुद्दा ये था, अगर आप लोग जाएंगे 1991 के टाइम पर, तो उस टाइम पर हमारे देश में रिफॉर्म किए गए, और उन रिफॉर्म को आप लोग बोलते थे LPG रिफॉर्म, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी थी ना, वो बिल्कुल ऐसी थी कि बाहर के ऊपर ज्यादा फोकस ही नहीं करती थी, अपने ऊपर फोकस करते थे, ठीक है। तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो थी वो ये था कि दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब एक तरीके कोई लड़ रहा है भिड़ रहा है, उनको करने तो जो करो, अपने ऊपर फोकस करो। मतलब आप लोग जैसी, यानी कि मेरे जैसी, आप लोग जैसी इकोनॉमी थी जो अपने काम पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि मैं यूट्यूब पर आ गया, तो फिर हमारी इकोनॉमी क्या ओपन हो गई, अब दूसरों के साथ भी इंटरेक्ट करने लगे। तो अब ऐसे हो गए जैसे अब प्रेजेंट टाइम पे हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप, यानी कि पहले जनता के साथ में ज्यादा आप लोग ऐसे थे कि हाँ ठीक है यार काम चल रहा है अपना, ऐसे नहीं कि बस वेलापंथी में घूम रहे हैं कहीं भी। तो वो वाली जिंदगी नहीं थी, तो वो वाली ऐसी हमारी इकोनॉमी थी। अब क्या, अब तो कहीं भी घूमते हैं, पूरा मजा करते हैं जिंदगी के। तो अब ओपन हो गई थोड़ी सी, यानी कि अब थोड़े से कम शर्मीले हो गए, पहले ज्यादा शर्मीले थे तो इस तरीके की इकोनॉमी हो गई है। तो रिफॉर्म यहाँ पर आया बेसिकली फर्टिलाइजर सेक्टर में, क्योंकि इकोनॉमी में रिफॉर्म आएगा तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म आएगा, क्योंकि हमारी कंट्री में तो दुनिया भर के लोग हैं आज की डेट में जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसके चलते चीजें अब फिर आगे चलकर कि क्या कि फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है उसके बिल भी बढ़ने लगे हमारे देश में, जिस तरीके से खेती बढ़ने लगी, अच्छे लेवल पर काम करने लगे। इफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर की बात की गई, इसके ऊपर फोकस किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट तो कम से कम होगी जिनके बिना काम नहीं चलेगा। और रिड्यूस किया जाए यहाँ पर एक तरीके से जो वाटर है और एयर पोल्यूशन जो फर्टिलाइजर की वजह से होता है, तो ये भी फोकस दिया गया। यानी कई सारे ऐसे अटेम्प्ट किए गए यहाँ पर कि यार इन चीजों को कैसे लेकर चल रहे हैं। रिसेंटली अभी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा इनिशिएटिव भी स्टार्ट किए गए कई सारे, जिसके चलते हम लोग क्या कर सकते हैं कि आत्मनिर्भर बने। आज की डेट में काफी सारी चीजें हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, तो हमारे देश में एक फोकस किया गया कि मार्केट डेवलप असिस्टेंस, जिसको एमडीए बोलते हैं, तो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रमोट करने के लिए अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। ठीक है, होता क्या है, आप लोग एक चाय पीता है इंसान, एक कॉफी पीता है, उसको बोलो यार आज चाय की पत्ती नहीं है तो कॉफी से काम चला लेते हैं, तो ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं यार नहीं चलेगा, हाँ चल जाएगा कुछ कुछ, तो वो वाला फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यही सारी चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। तो इसी के बारे में कई सारी बातें अभी मैं आप लोग को और भी बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से भी आप लोग देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन अगर लिखने के लिए आ जाए, तो फर्टिलाइजर पॉलिसी जो है वो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारे संविधान के अंदर जो 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, एक को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। तो सेंटर के अंदर सेंट्रल लॉ बनाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। स्टेट के अंदर जैसे अभी बात करें एग्रीकल्चर के बारे में, तो स्टेट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, और कॉन्करेंट के अंदर जैसे एजुकेशन आप लोग ले लीजिए, तो दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। पर लेकिन यहां पर जो फर्टिलाइजर वाला काम होता है ये आता है एंट्री 52 जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है, और कुछ मेंशन यहां पर बातें रखी है एंट्री 33, यानी कि दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर की जो इंडस्ट्री है वो कंट्रोल की जाती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके लिए हमारी कंट्री में एक एक्ट भी है, यानी कि एक लो कानून नियम है हमारे देश में, क्या बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये 1951 यानी कि 1951 का है। तो इसके तहत आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो मैटर है वो आप लोगों को यहां पर और यहां पर देखने को मिलेगा। तो मेनली मुद्दा है कि सेंटर के कंट्रोल में रहता है, क्यों, क्योंकि जहां पर सेंटर आ गया पहले तो सेंटर लॉ बनाएगा, स्टेट की वहां पर नहीं चलेगी, सेंटर के हिसाब से काम करना होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो कौन है, वही यूरिया सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे देश में हम लोग 86 यानी कि 86% यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से 74% हम लोग खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं, और लगभग 52% के करीब हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के लिए यहां पर क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एरिया में जहां पर भी रिक्वायरमेंट रहती है। अब इंडिया के अंदर अगर बात करें, हम लोगों ने बोला कि 80% हम लोग जो यूरिया जो है वो फर्टिलाइजर की हम लोग को रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर, अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो हम लोग 50% उसमें से हम लोग बाहर से खरीद कर लाना पड़ेगा, हमारे देश में इतना काम नहीं चलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा काफी लार्ज स्केल पर। तो आज की डेट में जैसे कि बात करिए इसके बारे में, यहाँ पर हम लोगों ने बात की जो यहाँ पर फॉस्फेटिक जो फर्टिलाइजर होता है, तो 50% बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ में पोटेशियम, और यहाँ पर जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसमें जो रो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके लिए हम लोग काफी हद तक बाहर से खरीदने के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में अगर खाद आप लोगों को यूज करना है खेतों के अंदर में, तो उसमें अगर जो केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में बात करूं, नेचुरल के लिए नहीं, हमारे देश में इतने जानवर है, जीव जंतु है, गाय भैंस है, कि नेचुरली तो दुनिया भर का गोबर मिल जाएगा उसको अगर यूज करने पर ढंग से है, पर लेकिन उसको इतना अच्छे से इफेक्टिव आज की डेट में नहीं मानते जितना केमिकल के ऊपर ज्यादा फोकस दी जा रही है। तो उसी को आज की डेट में हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना यार हम लोग ऑर्गेनिक खेती करने लगे। तो ये मुद्दा यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। अभी हमारी कंट्री में एक सर्वे भी किया गया, मतलब सर्वे नहीं किया गया, इकोनॉमिक सर्वे जो प्रस्तुत किया गया था 1991-1992 में, उसमें काफी बड़ी एक सामने बात निकल कर आई कि 1981 से लेकर 1991 में, यानी कि 10 साल पूरे जो है वो फर्टिलाइजर के प्राइस ही नहीं बढ़े, यानी कि एक फिक्स हो गए हैं। और जब इतने पुराने टाइम की बात की जा रही है तो वो भी ज्यादा नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कम ही होंगे। तो इसके चलते हुआ क्या, अभी यहां पर काफी सारे लोग जो हैं काफी लार्ज स्केल पर खेतों में ये सारी चीजें यूज करने लगे। आगे चलकर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, ये प्राइस का जो फर्टिलाइजर के बारे में बात की तो बोला गया कि 40% के करीब बढ़ना चाहिए। फिर आगे क्या किया, काम नहीं चला तो उसको 10% फिर आगे रिड्यूस किया गया। ठीक है, खासकर मार्जिनल फार्मर के लिए उसको फ्री कर दिया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ट्रेन का किराया बढ़ाने लगे और फिर से यहां पर बेसिकली लोगों के प्रोटेस्ट होने लगे और फिर से हम लोगों ने किराए को घटा दिया। तो वो वाला फंडा आप लोगों को नजर आएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जब आप लोगों से बात की जा रही है तो 30% जो इंक्रीज सब्सिडी के बारे में बात की गई थी यहाँ पर, तो ये रिक्वायरमेंट हुई कि यार ये भी अप टू द मार्क चीजें नहीं हो पाई, फिर से रिड्यूस करनी पड़ गई। ठीक है, तो बोला गया था बढ़ाएंगे इसको, तो रिमेन काफी कम रहा, यहाँ पर रिड्यूस करनी पड़ गई फर्दर, क्योंकि लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि इसका प्राइस क्यों बढ़ा रहे हो। ये आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा आसपास में भी, गांव में अगर मतलब कि इसका ना प्राइस बढ़ जाए तो कई बार इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होने लगते हैं, यार सरकार ने ना इसका भी भाव बढ़ा दिया। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 70% के करीब ईयर लेटर अब यहाँ पर थोड़ा सा
सा रिफॉर्म लाया गया, थोड़ा सा प्राइस जो है वो बढ़ाया गया, यानी काफी लंबे समय से यहाँ पर ये प्राइस जो है वो फिक्स हो गया था। अब ये प्राइस फिक्स हो गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब देखिए दिक्कत ये रहती है यहाँ पर, अब किसानों को देख एक ये रहता है कि यार खेतों में ना अच्छी फसल होनी चाहिए, किसानों की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर अच्छी फसल नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। तो इसके चलते धुआंधार काफी लार्ज स्केल पर आज की डेट में खेतों में जो है ये सारी चीजें मिलाई जाती हैं, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। नॉर्मली एक साइंटिफिक रेशियो है, यानी कि जो साइंटिस्ट बताते हैं कि यार अगर आप लोगों को यहाँ पर एनपीके, यानी कि ये अगर आप लोगों को रेशियो यहाँ पर यूज करना है तो एनपीके का, एनपीके क्या है अभी मैंने बताया था ना, इसको भूलना नहीं है, कभी कंफ्यूजन में आ जाओ कि हाँ एनपीके क्या आ गया, अभी आप लोगों को बता चुका हूं, तो इसका लिखिए चलिए नीचे एक बार, ठीक है। तो ये के आप लोग कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसको, तो इनका जो रेशियो होना चाहिए वो 4, 2 और 1 होना चाहिए, यानी कि एन होना चाहिए 4, 2 होना चाहिए पी और 1 होना चाहिए के, ये इनका रेशियो होना चाहिए जब आप लोग इनको खेतों में डालो। आप लोगों ने देखा होगा खेतों में डालने के लिए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो यहाँ पर ये पोटास है, पोटेशियम, तो इसको इस तरीके से आप लोगों को डालना है ताकि ये रेशियो आप लोगों को देखने को मिले। पर दिक्कत क्या निकल के आ रही है, अभी अलग अलग टाइम पर अगर इसको चेक किया गया 1993, 1994 या फिर 1992 में चेक किया गया तो 5.9 हो गया, यानी कि 6 हो गया लगभग, ठीक है। और यहां इसको देखिए आप लोग, ये 9 हो गया, यानी कि जो 4 बोला था वो 9 हो गया, ठीक है। जो यहां पर 2 बोला था, यहां पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा 2.9 हो गया, और खैर ये तो एक ही है, तो ये आप लोगों को नजर आएगा। फिर आगे चलकर और चेक किया गया तो ये घटता बढ़ता रहता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग आप लोग को देखने को मिलेगा। ये 4 बोला था, ये 6.2 हो गया, ये यहां पर 2.9 हो गया और ये 1 हो गया। तो बेसिकली जो ये रेशियो है, ये रेशियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है आप लोगों से, अगर पुराने क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे कि रेशियो क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड, तो 4, 2 और 1 होना चाहिए अगर अच्छा खाद आप लोगों को यहां पर इसका बनाना है। पर दिक्कतें क्या देखने को मिल रही है, जब से सब्सिडी दी जा रही है काफी ज्यादा, तो जितना मन आता है कई बार उतना डाल देते हैं, ये सोचकर कि अच्छी पैदावार होगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो जमीन को भी और जो यहाँ पर उगाई जाती है फसल उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो फर्टिलाइजर जो सब्सिडी है ये भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, बोला जा रहा है कि डबल हो गई है पिछले 3 सालों में अगर बात करें तो हम लोग, ये भी काफी लार्ज स्केल पर, तो ये काफी लार्ज स्केल पर फर्टिलाइजर सब्सिडी अभी यहाँ पर दी जा रही है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये भी काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है कि हाँ जब सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी क्या होती है, ये एक तरीके की छूट होती है कि कोई प्रोडक्ट अगर आप लोग 10 रुपए में खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट ये बोलेगी चलो भाई आप लोग ना 7 रुपए में खरीद लो, 3 रुपए हम दे देंगे, तो ये वाली बात आप लोग को देखने को मिलेगी। नहीं कि आप लोग कोई किताब खरीदने में बोलोगे चलो यार 50-50 कर लेते हैं, आधे पैसे आप दे दो आधे पैसे मैं दे दूंगा, तो किताबें खरीद लो आप अपनी, तो इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो 2019 और 20 में, जो 1920 में फर्टिलाइजर के बारे में बात करें तो ये अलग अलग एरिया में भी अलग अलग डाला जाता है। अगर राजस्थान में आप लोग जाओगे तो एनपीके जो है वो लगभग अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो ये आप लोगों को नजर आएगा कि पर हेक्टेयर 70 किलोग्राम यूज किया जाता है, पर लेकिन तेलंगाना में जाओगे पर हेक्टेयर 250 किलोग्राम, देखिए यहां पर 70 किलोग्राम है और यहां पर 250, कहां क्या डिफरेंस है सोचिए आप लोग, तो कितना बेहद यहां पर तेलंगाना में चीजें डाली जा रही हैं। इवन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाओगे तो भी और डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो एनपीके का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। और पंजाब के अंदर अगर बात करें तो 33, 8 और 1 हो गया है, जो मैंने 4 to 1 बोला था। और आप लोग जाओगे केरला के अंदर 1.37 और 1 देखने को मिलेगा 0.7, ठीक है। तो ये इतना डिफरेंस है यहाँ पर इनके रेशियो के अंदर और कितना किलोग्राम यूज किया जा रहा है उसके अंदर, तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इसके चलते हम लोग को काफी कुछ इसके अंदर चेंज लेकर आना पड़ेगा पॉलिसीज के, ताकि चीजों को सुधार सके। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या है वे फॉरवर्ड में अगर कोई लिखे आप लोगों से, तो एक तो ये कि सेल्फ रिलायंट आप लोगों को बनना है, ठीक है। दूसरा न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी आप लोगों को देनी है, उसी बेस पर प्रोग्राम आप लोगों को चलाने हैं, यानी कि आनंद फानन में कुछ भी आप लोग चीजों को लेकर चलो ताकि प्राइस जो है उनको भी रेशनलाइज किया जा सके। अब आज की डेट में ये देखने को मिलता है, कई सारे सजेस्ट भी करते हैं यहाँ पर साइंटिस्ट भी और कई सारे जो ज्ञानी लोग हैं कि जो किसानों को आप लोग पानी प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में, तो फ्री में प्रोवाइड कराते हैं तो उसका ये रहता है खेतों में चला दिया, अपना ट्यूबवेल भी कई बार चलती रहेगी, एक खेत में से टूटकर दूसरे में चला गया, तो इससे दिक्कतें देखने को मिलती रहती है कई बार। तो ऐसा करो कि कम से कम कुछ उसके ऊपर कॉस्ट रख दो, ताकि इंसान जो है फ्री की चीजों को देखकर ये रहता है कि हाँ इसका होगा ही क्या, तो उससे ये रहेगा थोड़ा सा वो उसको फ्री में यूज करने के बजाय अगर उस पर कुछ प्राइस आप लोग रख देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके लिए सचेत होगा इंसान, ठीक है, कि हाँ यार नहीं यार पैसा जा रहा है, तो वो वाला काम करने की बात की जा रही है। तो उसी के चलते बार बार चीज देखने को मिलती है। दूसरा फर्टिलाइजर का क्या करना है, ऑल्टरनेटिव खोजकर आप लोग लेकर आओ, यानी कि एक तरीके से ये बोला इसलिए कि एक बर्डन भी ना पड़े, मान लीजिए कम प्राइस में रख दिया काफी ज्यादा, ठीक है, तो उससे क्या रहेगा बर्डन भी नहीं रहेगा और ये भी रहेगा यार पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर पानी की अहमियत नहीं समझ रहे तो पैसे की अहमियत समझे इंसान, पर लेकिन उसको उस तरीके से लेकर चले कि रिसोर्सेज खराब नहीं होने चाहिए, तो वो वाली बात है। आगे बात करें अगर यहाँ पर ऑल्टरनेटिव सोर्स के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, तो इसके बारे में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि डेवलप ऑल्टरनेटिव सोर्स, ये यहाँ पर जैसे चाय ले लो या फिर कॉफी ले लो, तो ऐसा होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वो वाली चीज देखने को मिलेगी। और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है,
आप लोगों को बोले कि आप लोगों को क्या करना है, प्रोटीन लेना है, ठीक है। तो प्रोटीन लेना है तो आप लोग कुछ ऐसा सामान खाइए जिसको 1 किलो खाने के बाद में आप लोग को 2 ग्राम प्रोटीन मिले, ठीक है। पर लेकिन अगर कुछ ऐसा सामान खा ले, अगर मान लीजिए छोटा सा एक जो पनीर का टुकड़ा खा लिया तो उसमें आप लोग को आराम से मिल जाएगा। जैसे एक एग अगर कोई खाता है तो 3 से 4 ग्राम प्रोटीन आप लोग को उसमें देखने को मिल जाता है। और नॉर्मली ये माना जाता है आप लोग की जो बॉडी का वेट है उतना ही आप लोग को ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर 80 किलो के हैं आप लोग तो आप लोग को लगभग यहाँ पर 80 ग्राम प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट है आप लोगों की बॉडी की, ठीक है। जो कि आप लोगों की बॉडी, स्किन, आंख, नाक, कान, बाल जो भी है उनको एक अच्छे मोड में रखने का काम करती है। पर लेकिन इतना मिल नहीं पाता है। तो बोला ये जा रहा है कि आप लोग क्या करो, फर्टिलाइजर की इफिशिएंसी इंप्रूव कर दो। इनके ज्यादा डालने के कंपेयर में अगर थोड़ा डाल के भी ज्यादा रिजल्ट दे तो वो काम आप लोग कर सकते हो। तो ये कुछ सॉल्यूशन भी यहां पर बताए गए। तो काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था। अगर आप लोगों से अब किसान के बारे में एक और नया एंगल आप लोगों से कोई पूछ ले, मैंने इसलिए बोला था कि इस आर्टिकल को डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे जब टाइम मिलेगा। तो सारी चीजें आप लोगों को बता दी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्राइमरी, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं। तो ये आप लोगों को देखिए, अगर आप लोग ऐसे है ना कि आप लोग के पापा या मतलब कोई फादर एक तरीके से या फिर परिवार में आप लोग खेती के जो धंधे से आप लोग जुड़े हुए हैं तो ये एग्जामिनर में आप इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कि हाँ आप लोग बताइए इसके बारे में, किस तरीके से किस आप लोग फर्टिलाइजर पॉलिसी, इरिगेशन पॉलिसी या फिर गन्ना उगाया जाता है आप लोग के एरिया में, तो उस तरीके से आप लोगों को चीजों को तैयार करके चलना है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट काफी टॉपिक यहां पर निकल कर आ रहा है। ये निकल कर आ रहा है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा अभी यहां पर बात की गई है। जावद बेसिकली ये क्या है, यहां पर एक साइक्लोन है। साइक्लोन क्या है, बेसिकली डीप डिप्रेशन इसको बोला जा रहा है। तो ये क्या है, किस तरीके से है, तो ये अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहां पर है, हमारी कंट्री में, तो बे ऑफ बंगाल में, खासकर उड़ीसा वाले एरिया में। तो यहां पर इसको अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर ये इंपैक्ट डाला है। अलग अलग डेट की अलग अलग चीजें बताई जा रही है, कहां पर कैसे होगा। तो अभी इसकी बोला जा रहा है कि इंटेंसिटी कोई ज्यादा देखने को वैसे मिल नहीं रही है, ठीक है। तो इसके बारे में बातें आप लोग को देखने को मिलेगी। पर लेकिन इसके बारे में कुछ हम लोग समझ लेते हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ मुद्दे तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, कल को क्वेश्चन बन जाए तो क्या है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिल रहा है, पहले तो ये याद रखेगा। दूसरा यहां पर आप लोगों ने देखा कि इसका नाम दिया गया है, तो नाम कौन देता है, तो ये याद रखिएगा। यहां पर नाम देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के सामने यहां पर नजर आएगी, ठीक है। जैसे कि ESCAPWMO, तो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, इसको इफेक्ट में लाया गया था इनका नामकरण करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज के डेट में आप लोग कोरोना से रिलेटेड वेरिएंट के नामकरण आप लोग करते हैं, तो वही फंडा यहां पर किया गया। तो इसके चलते यहां पर ये बोला गया कि अब नेमिंग सिस्टम के लिए एग्री हो गए यहां पर। हालांकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो स्टैब्लिश की गई थी 1972 में, पर यहां पर इसको बोला गया कि अब इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। इसके अंदर अगर बात करें जो इंडिया वाला रीजन है, यहां पर ये वाले मेंबर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इंडिया भी है, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, तो कई सारे मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाते हैं। साइक्लोन, वैसे तो आप लोगों को जो हम लोग साइक्लोन बोल रहे हैं इसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ये कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है। अगर आप लोग इधर जाओगे यूएसए वाले रीजन में, तो यहां पर इस साइड में आप लोग को ये ह्यूरिकेन के नाम से जानेंगे। काम वही है, साइक्लोन ही है, उसी तरीके से आते हैं, कोई नया नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे घर में कुछ और नाम हो गया आपका, टीटू मिटू पीटू। और अगर स्कूल में जाएंगे तो सुरेंद्र सिंह, मतलब एक तरीके पूरा रविंद्र, एक पूरा फुल फ्लेज्ड नेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वही चीजें यहां पर नजर आती है। टाइफून यहां पर हो गया, जापान वाले रीजन में इसी को टाइफून बोल देते हैं। पर लेकिन जब आप लोग आएंगे अपने वाले रीजन में तो इसको साइक्लोन का नाम हम लोग दे देते हैं। और लोकल एरिया में जब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विली विली बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का लोकल नेम आप लोग को यहां पर ये नजर आएगा। तो जो ये भी साइक्लोन है इसका नाम दिया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है जावद, ठीक है। तो यहां पर ये जो साइक्लोन है यहां पर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मर्सीफुल, ठीक है। तो ये लिबरल यानी कि एक तरीके से दयावान आप लोग बोल सकते हैं, तो ये इसका मतलब होता है। पर लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि ये जितना इंपैक्ट डालने वाला होने वाला था उतना लग नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं दया थोड़ी है। बाकी आगे देखो ये सारे ऐसे नेचुरल फिनोमिनन होते हैं, फिर से उठ के चल जाए तो कुछ पता नहीं। अगर साइक्लोन के बारे में आप लोगों से पूछ लिए फॉर्म कैसे होते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों का टॉपिक कवर हो जाता है। साइक्लोन जो फॉर्म होते हैं ये एक तरीके से कुछ ऐसा फिनोमिनन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए होता क्या है, आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, जहां पर गर्मी होती है और जहां पर सर्दी होती है वहां में आप लोगों को टेम्परेचर के डिफरेंस के साथ साथ में प्रेशर का भी डिफरेंस नजर आएगा। जैसे जैसे आप लोग पृथ्वी पर ऊपर जाएंगे, ऊपर का मतलब क्या है, आप लोग पोल की साइड में जाएंगे तो पोल की साइड में ठंडी ज्यादा है, जहां ठंडी ज्यादा होती है वहां प्रेशर भी ज्यादा होता है, ठीक है। और जहां गर्मी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है। तो इसलिए क्या होता है, जब आप लोग पोल साइड में जाएंगे, पृथ्वी होगी अपनी, तो पोल से आप लोग नीचे को आएंगे इक्वेटर की साइड से, ठीक है। तो ये पृथ्वी की जगह पता नहीं क्या बन गया एक मिनट यार, एक नई स्लाइड ले लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये जैसे कि अपनी इस तरीके से आप लोग पृथ्वी देखें यहाँ पर, तो ये होगी आप लोगों की पृथ्वी, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हो गया इक्वेटर। तो यहाँ से अगर ये पोल वाले रीजन से आप लोग यहाँ पर बेसिकली देखोगे तो प्रेशर जो होता है वो कम होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो बिल्कुल ऐसे गुब्बारा नहीं है, गुब्बारे में आप लोगों ने अगर छेद किया तो तुरंत उसमें से हवा जो है बाहर की निकलेगी। क्यों? क्योंकि बाहर की साइड में प्रेशर कम है और अंदर की साइड में प्रेशर ज्यादा है। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है कि जो इक्वेटर का जो बेसिकली प्रेशर है वो कम है और पोल पर प्रेशर ज्यादा है, तो हवाएं आप लोगों को ऐसे चलती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि हवाएं इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आप लोगों ने सुना है कि जो गर्म चीज होती है वो हल्की हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती है। जैसे दूध गर्म होता है ना, आप लोगों ने अगर भगोने में दूध रखा है तो जो गर्म दूध होता है वो ऊपर आ जाता है क्योंकि हल्का हो जाता है, फिर ठंडा नीचे चला जाता है। तो ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहता है, ठंडा नीचे आ गया, गर्म ऊपर चला गया, ठंडा नीचे आ गया, गर्म ऊपर चला गया, तो ऐसे ही ऐसे वो आगे चलकर उबल जाता है, उस लेवल पर पहुंच जाता है। वही पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहां पर टेम्परेचर जो है वो 26 है ओनली। ये एक बेहतरीन टेम्परेचर माना जाता है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए, तो ये टेम्परेचर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये प्रोसीजर चलना स्टार्ट हो जाता है जो दूध गर्म आप लोगों ने देखने को मिला, और वो जो प्रोसीजर चलता है उसके बेस पर यहां पर क्या होता है कि जो नीचे आती रहती है वो ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं ऊपर उठती रहती है, तो एक साइकिल क्रिएट यहां पर हो जाती है। तो ये एक साइड में से प्रेशर से हवा आ रही है, दूसरी नीचे आ रही है, तो वो एक तरीके से ठंडी नीचे आ रही है, गर्म ऊपर उठ जा रही है, तो इसके बीच में एक कॉलम बन जाता है सेंटर में, इसको साइक्लोन आई भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसके रोटेशन के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, एक बार फिर से बता देता हूं इसके रोटेशन के बारे में। तो याद रखिएगा जो साइक्लोन होता है, जैसे कि बात करें प्रेशर के बारे में, कंडीशन है सेंटर, सेंटर पर लो आप लोगों को यहां पर इसका प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है, और अलग अलग एरिया में अलग अलग है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि जैसे कि अपना गोला हो गया, ये पृथ्वी हो गई, इसके नॉर्थ में जाओगे यानी कि इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी की जो सुई घूमती है ना उसके अपोजिट में आप लोग घूमता हुआ नजर आएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। घड़ी की सुई कैसे घूमती है अब ये तो पता है ना, तो घड़ी की सुई आप लोग को ऐसे देखने को मिलेगी, ये घड़ी की सुई ऐसी चलती है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे चलेगा साइक्लोन, और जब सदन में जाएंगे यानी कि यहां पर जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया कंफ्यूजन में डालने के लिए, क्योंकि इसको कंफ्यूजन में हो जाते हैं आप लोग कि अच्छा ये कैसे हो गया। तो एंटी साइक्लोन जो होता है उसमें क्या रहेगा, सेंटर पे हाई रहेगा, और ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहां पर समझिए, तो यहां पर ये बात की जा रही है उसके घूमने के बारे में। तो अब आप लोग समझ गए कि ऊपर है कैसे घूमेगा, नीचे है कैसे घूमेगा। और अभी इन्होंने ये बोला इसका नाम देकर कि ये क्या है, अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए इनसे तो इनके द्वारा क्या बोला गया यहां पर, जैसे कि आप लोग यहां पर देखते हैं तो डीप डिप्रेशन इसको बोल दिया, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कैसे इसको चेक करते हैं कि क्या क्या है यहां पर, तो ये भाई साहब हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो ये सारी बातें बताते हैं। डीप डिप्रेशन का मतलब क्या है कि हवा की जो स्पीड है यहां पर वो 51 से लेकर 62 के किलोमीटर तक के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक एवरेज निकाला जाता है। तो डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोन, साइक्लोनिक जो यहां पर वेरी सीवियर साइक्लोन, एक्सट्रीम सीवियर और सुपर साइक्लोन बोल देंगे जब 221 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज से हवाएं दौड़ेंगी। और ये आप लोगों को इस मीडियम रेंज में आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं कि किस किस एरिया में क्या नाम दिए जाते हैं। तो यहां पर अगर बात करें IMD, तो यहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में ये आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में हल्का सा एक आइडिया आप लोगों को यहां पर इसके बारे में होना चाहिए। तो ये साइक्लोन के बारे में मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। तो इसी तरीके से आप लोग यहां पर भी देखते हैं कैटेगरी वाइज यहां पर इनको देखा जाता है, ठीक है, कि कैसा कैसा डैमेज यहां पर ये कर रहे हैं। तो कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 5, तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही हाई कैटेगरी आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल जाती है। तो ये साइक्लोन के बारे में बताया, सऊदी अरेबिया के द्वारा नाम दिया गया। तो कई बार आप लोगों से पूछ भी लिया है, क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, क्वेश्चन क्या बोलेंगे, डिस्कस द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो अर्थ जो होती है वो मूव करती है। तो हमारी पृथ्वी कैसे मूव करती है पता है ना आप लोगों को, ये वेस्ट से ईस्ट में मूव करती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखिए, तो वो वाला कंडीशन देखने को वो भी इंपैक्ट डालते हैं यहाँ पर। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को नजर आएगी जिसके लिए फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ज्योग्राफी के टॉपिक आप लोग कवर हो जाते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। तो आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक यहां पर निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है कल्चर मैपिंग के बारे में। यानी कि जैसे पता चलेगी, अच्छा यहां पर पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, खाना पीना, आर्टिस्ट जो होते हैं प्रैक्टिस जो करते हैं, तो उसके बेस पर यहां पर एक कल्चर मैपिंग तैयार की जा रही है। किसके द्वारा ये की जा रही है? यहां पर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा। तो ये कल्चर की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का हो जाता है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के द्वारा। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें यहां पर ये किया जा रहा है कि अभी कोविड-19 के चलते कहां पर क्या क्या इंपैक्ट पड़े, क्या क्या चीजें क्या क्या बूस्ट होकर आई है, तो उसका एक सपोर्ट करने के लिए भी यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनके द्वारा यहां पर ये बेसिकली प्लान की जाती है कि ऐसा कुछ किया जाए, ठीक है, ताकि कोविड-19 के टाइम पर दिक्कतें जो देखने को मिल रही है ना उसको थोड़ा देखा जाए। तो प्लानिंग की जा रही है कि आर्टिस्ट जो है उनको सपोर्ट किया जाए, तो इसके चलते काम कर रहे हैं।
स्टेब्लिश किया गया था 1987 में, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये आता है। ठीक है, ये एक तरीके से एक ट्रस्ट भी है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ ट्रस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर एक सेंटर के साथ में डायरेक्शन के, सेंटर को डायरेक्शन देने के भी काम करते हैं, और इसी के साथ में एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है वो भी यहाँ पर ट्रस्टी फंक्शन और अंडर द चेयरमैन के काम करती है, यानी कि एक इसका ढांचा बताया गया है। इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया था यहाँ पर, ये याद रखिएगा। ठीक है, कई सारे ऐसी बातें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। प्रोजेक्ट मौसम यहाँ पर ये इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो प्रोजेक्ट मौसम का क्या पर्पस था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर है, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर काम किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। ठीक है, तो ये है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसका बेसिक पर्पज ये था कि मिलकर जो कल्चर रूट देखने हैं, इसी के साथ में मैरीटाइम एरिया में भी हम लोग को काम करना है, इंडियन ओशियन के अंदर में और कोस्टल रीजन के अंदर में। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर कल्चर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये है बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये भी आप लोग बता सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। देखिए, अभी हमारे देश में पुतिन साहब आने वाले हैं, तो कई सारे ऐसे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अभी आप लोग इनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन साहब आएंगे, क्या डील साइन की जाएगी, तो अभी लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर डिफेंस डील में अभी S-400 हमारी कंट्री में डिलीवर किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात कर सकते हैं, 2+2 डायलॉग भी देखने को मिलेगा। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोग बोलते हैं कि ये होंगे, ऐसा हो सकता है, पर लेकिन जैसे ही मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, भाई साहब हो चुका है। तो पहले टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है, पता चला हम कुछ और सोच रहे थे ऐसा होगा और वहां पर हो कुछ और गया। तो इसलिए इस ऐसे ऐसे आर्टिकल को आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो जैसे ही एडिटोरियल पर ये डिटेल में आएंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब यूएसए का क्या है, यहाँ पर काटसा के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शनेट, यानी कि कल को अगर हम लोग रशिया के साथ में अच्छे रिलेशन बनाते हैं तो यूएसए ये बोलता है कि तुम रशिया के साथ में अच्छे रिलेशन मत बनाना, क्यों, क्योंकि रशिया हमारा दुश्मन है। तो ऐसी भी हरकतें करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये यहाँ पर रायता फैला के गया था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो AK-203 यहाँ पर राइफल की डील के बारे में बात करें कि लगभग माना जा रहा है कि 5,000 करोड़ की डील अभी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जैसे ही 6 तारीख को विजिट करेंगे। तो कल जो डील होगी उसके बाद में फिर आर्टिकल आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। रशिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यूअसली जैसे जैसे आर्टिकल आते रहेंगे हम लोग उनको डिस्कस करते रहेंगे, तो टेंशन नहीं लिया करते। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया है, ये है बेसिकली कन्नड़ा वाला रीजन कर्नाटका का। ठीक है, तो बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, दक्षिण। तो दक्षिण कन्नड़ा के अंदर बोला जा रहा है कि 43,118 यानी कि 43,118 के करीब बटरफ्लाई यहाँ पर अभी ये आइडेंटिफाई की गई है। ठीक है, तो एक छोटा सा ये आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। ये एनालिसिस किया गया यहाँ पर मैंगलोर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये एक दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिनका नाम था यहाँ पर कोनिजेती रोसैया। ठीक है, तो ये रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है। तो कई बार ये नहीं पर्सन जो स्पेसिफिक में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इनकी आत्मा को शांति मिले। तो जो भी है, ये हल्का सा एक पॉलिटिकल लीडर थे, तो इन्हें एक तरीके से पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं, तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सेक्सुअल जो हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि ये काफी गलत मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। खासकर एक पर्टिकुलर ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर में कोई एक डिग्नेटरी है, मान लीजिए कोई यहाँ पर एक अच्छी खासी पोस्ट पर बैठा है, कोई IAS। ठीक है, अब वो IAS है, वो इतना बदतमीज इंसान है कि उसके नीचे के जो कलीग हैं वो उनके साथ में छेड़खानी करता है। अब वो छेड़खानी करता है तो कोई भी ये तो नहीं बोलेगा यार IAS के खिलाफ में जाके कंप्लेन कर दे। कोई दिलदार अगर निकल के आएगा भी, मान ली कोई लड़की ने इसने हिम्मत कर भी ली कि हाँ यार इसके खिलाफ कंप्लेन करनी भी है, तो उसको स्टार्टिंग में दबाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर बाद में चलकर वो बाहर निकल के आएगा सारा मुद्दा। तो बोला यह जा रहा है अगर कोई केस आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है तो वो बहुत बड़ा एक तरीके से हिम्मत वाली बात है। तो हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर यहां पर एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोबेशन एंड रिड्रेसल एक्ट, ये 2013 का। तो ये विशाखा जो केस है यहां पर उससे निकल के आया था। तो इसको प्रॉपर वे में हैंडल करने की बात की जा रही है। अगर कोई ऐसा केस निकल कर आता है तो ये आप लोगों को ढंग से हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। जब पार्ट 3 के अंदर आप लोग जाओगे तो उसके अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि ये राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के बारे में बात कर रहा है। तो आर्टिकल 21 के तहत यहां पर ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी कि इंसान के फंडामेंटल राइट का हनन हो जाए। तो ये चीजें आप लोग को फोकस देकर चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे चलते हैं। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा उत्तराखंड की विजिट की गई। तो यहां पर 18,000 करोड़ रुपए जो है उसका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। तो उसी के चलते जहां जहां इलेक्शन होंगे तो बोला भी गया कि पोल बाउंड जो स्टेट है तो वहां पर प्रोजेक्ट लॉन्च करने बनते भी हैं, क्योंकि बताना भी तो पड़ेगा कि ये काम कर दिए। तो ये आप लोगों को मुद्दा देखने को मिलता है नॉर्मली। ठीक है, तो ये बोला, इनके द्वारा बोला भी गया, स्पीच आप लोगों ने अगर सुनी होगी तो बोल भी रहे थे कि पुरानी गवर्नमेंट जो है वो खाने खसोटने के पीछे पड़ी थी, हम लोगों ने काम किया काफी ज्यादा। तो वो एक दूसरे को गाली देते हैं पॉलिटिशियन, तो वो एक नॉर्मल रिचुअल है जो ये कंप्लीट करते हैं सारे पॉलिटिशियन। ठीक है,
आगे बात करते हैं, ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि अभी रिसेंटली बात की जा रही है कि कॉम्पनसेशन देना चाहिए, जो उरी अटैक में जो सर्वाइवर थे उनके बारे में बात की जा रही है, तो उनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। इसको बोलते हैं एक्स्ट ग्रेशिया, ठीक है। तो एक तरीके से ये अनुदान राशि होती है, कोई फोर्स नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर ये देना है, पर लेकिन हाँ ये बेसिकली एक परिवार को सहायता प्रोवाइड कराने के तौर पर यहां पर दी जाती है। जैसे अभी कोविड-19 के जो सर्वाइवर है उनको बोला गया ना कि 50,000 रुपए हर एक इंसान के पास में जाने चाहिए, तो वो किसके द्वारा दिए गए बताइए जरा, देखता हूं किस किस को याद है। याद रहनी चाहिए छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो इसके बारे में बताना, क्वेश्चन जो भी पूछ रहा हूं उनके आंसर आप लोगों को कल मिल जाएंगे। और ये जो संडे का जो डिस्कशन रहता है ना, थोड़ा सा मैं लाइट लेकर चलता हूं, पर लेकिन आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहते हैं, यानी कि आप लोगों ने यहां पर एक तरीके से कुछ ऐसी चीजें जो एक्स्ट्रा में देता हूं संडे में, वो चीजें कम करता हूं कोशिश, पर लेकिन आज आप लोगों का एथिक्स का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है उसको मत भूल जाना। टेलीग्राम पर जाओगे तो आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। और जो मंथली आप लोगों की करंट अफेयर की वो है, मैंने वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, जो कई सारे बच्चे बोल रहे थे, तो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो सारी पीडीएफ आप लोग यहां पर इकट्ठी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, तो उनको आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आंसर लिख सकते हैं, एक दूसरे का आंसर रिव्यू कर सकते हैं, काफी प्यारे प्यारे आंसर लिखे जा रहे हैं कई सारे बच्चों के द्वारा, जाकर देखो एक बार। और आप लोग भी आंसर लिखने की कोशिश करो ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। क्वेश्चन भी पोस्ट किए जाते हैं यहाँ पर, और इसी के साथ में एथिक्स की जो केस स्टडी देखिए लास्ट टाइम पोस्ट की थी मैंने यहाँ पर, ये वो थी जो यूपीएससी 2020 में पूछी गई थी, ठीक है। तो उसी लेवल की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। और स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये केस स्टडी अगर अटेम्प्ट करोगे तो आप लोग काफी लंबे समय तक अपने आप को एक उसी पोजीशन में रख भी पाओगे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर, ये काफी एक मतलब इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली। एक कोर्ट के द्वारा 25 मिनट के अंदर अंदर यहां पर 4 जो रेप के एक्यूज थे, इनके जिनको रेप की एक तरीके से लिए माइनर के रेप के लिए पकड़ा गया था, तो उनको 25 मिनट के अंदर अंदर सजा सुना दी। तो बोला यह गया कि सारी चीजें सामने थी, तो होने एक कोई ज्यादा टाइम ही नहीं लगा। तो काफी अच्छा है इस तरीके से, अगर झट मंगनी वाली और पट बिहा वाली बात हो जाए तो लोग ऐसी हरकतें करने छोड़ देंगे। तो ये आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी म्यांमार जो है वो हमारा पड़ोसी देश है, तो वो रीओपन करने की बात कर रहा है बॉर्डर। अगर म्यांमार के साथ में पूछ ले कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं, तो याद रखना यहां पर ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। सबसे बड़ा बॉर्डर टच कौन करता है, वो करता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो म्यांमार में अभी यहां पर डिक्टेटरशिप चल रही है आर्मी की, तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ रहा है। कोविड-19 के चलते भी यहां पर बॉर्डर बंद कर दिए गए थे, तो ये कई सारे इश्यूज हैं, तो उनको ओपन करने की बात की जा रही है। पर लेकिन हमारी कंट्री ये बोल रही है कि अभी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो ये मुद्दा है। आगे बात करें तो यहां पर फिर से अभी आप लोगों को डल लेक जो है श्रीनगर के अंदर फिर से यहां पर चीजें चहचहाती हुई नजर आएंगी। तो डल लेक के बारे में अगर पूछ ले आप लोगों से, जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो श्रीनगर के अंदर ये आप लोगों को लेक नजर आएगी, कश्मीर के अंदर बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट अगर बात करें यहां पर, ये अभी अगर इसके बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। जो ये लेक है अर्बन एरिया में, तो विच इज द सेकंड लार्जेस्ट इन यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, ओके। इसी के साथ में बात करें इसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो लेक ऑफ फ्लोर के नाम से जानते हैं, ज्वेल्स इन क्राउन ऑफ कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये श्रीनगर ज्वेल्स बोलते हैं, तो ये इसी के नाम पुकारे जाते हैं यहां पर। और ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्यों? क्योंकि फिशिंग और वाटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और टूरिज्म की एक्टिविटी के लिए भी काफी ये अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहां पर एक तरीके से टूरिज्म के लिए काफी फेमस है ये लेक, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी यहां पर श्रीनगर से ही रिलेटेड, कश्मीर से रिलेटेड यहां पर एक न्यूज निकल कर आ रही है। विंटर ओलंपिक कहां पर हो रहे हैं? अभी आप लोगों को पता है विंटर ओलंपिक कहां पर हो रहे हैं, वो हो रहे हैं बीजिंग के अंदर में, ठीक है। अभी समर ओलंपिक कहां पर हुए थे, वो हुए थे जापान के अंदर में। अच्छा, समर ओलंपिक जो जापान के अंदर हुए थे वो कौन से नंबर के ओलंपिक थे, जरा बताइए तो आप लोग जरा। तो जो विंटर ओलंपिक होने वाले हैं यहाँ पर, इनका नाम है यहाँ पर आरिफ खान। तो आरिफ खान क्या करेंगे यहाँ पर, ये वाला गेम खेलेंगे, ठीक है। तो काफी शानदार गेम आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसके लिए तैयारी करें। इसके लिए प्रैक्टिस जो करनी पड़ती है वो -25 जो डिग्री आप लोगों को टेम्परेचर देखने को मिलेगा, उसमें आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्काइंग बोलते हैं इस गेम को, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये ऑल द बेस्ट यार, इस तरीके से अगर हमारी कंट्री में जीत करें तो अच्छा रहेगा। ये कुछ बातें हैं। बाकी यहां पर ये सुडोकू है आपके लिए, इसको जाकर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, और ये कल वाले का आंसर है सुडोकू का। डेली एक सुडोकू भरोगे अगर आप लोगों का माइंड काफी स्टेबल होगा, और काफी कुछ आप लोगों को एक तरीके से माइंड भी फोकस रख पाएंगे आप लोग। यहां पर बताया गया कि फिटनेस जो वॉच आज के डेट में वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है देश के अंदर में, इनकी मार्केट भी बढ़ रही है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फिटनेस वॉच यहाँ पर यूज करते हैं? यानी अलग अलग जो फिटनेस वॉच आती है, तो क्या आप में से यूज करते हैं आप लोग? अपने आप को फिट रखने के लिए एक इंडिकेटर होता है कि कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं। वैसे अगर आप लोग अपनी एक्सरसाइज का एक पैटर्न बैठा लें तो फिटनेस वॉच की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वही है कि हाँ, थोड़ा सा जिनको बहुत ज्यादा बैठना पड़ जाता है लंबे समय तक, वो चीजों को थोड़ा काउंट करते हैं। श्रीलंका के अंदर अभी यहां पर कंडेम किया गया, कि श्रीलंका के द्वारा कंडेम किया गया, पाकिस्तान के अंदर लिंचिंग देखने को मिली, यानी कि इंसान को मार दिया गया पेट पीट कर, तो उसको लिंचिंग बोलते हैं। तो कंडेम किया गया, तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान का एक काफी अच्छा दोस्त भी माना जाता है, श्रीलंका कई बार सपोर्ट भी करते हैं, पर लेकिन कई बार ऐसे मुद्दे हो जाते हैं कि गाली भी देनी पड़ जाती है एक दूसरे को, ठीक है। रसिया और यूक्रेन के बीच में आप लोगों को पता ही है क्या हरकतें चल रही हैं, तो अभी यहां पर उसको लेकर कई सारे इश्यूज सामने निकल कर आ रहे हैं।
तो ये ऐसा मुद्दा है जो कि ब्लैक सी के ऊपर पूरा खेलता है, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ब्लैक सी को जाकर मैप में नहीं हारेगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, उसको देखेगा आसपास में सारी चीजें, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर मुझे देखने को मिली साइंस और टेक वाले पेज पर। हुआ क्या है, अभी यहां पर हमारी कंट्री में एक स्टडी की गई, तो उस स्टडी के चलते ये बोला गया जिससे जहां जहां पर बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई, उसकी वजह से क्या होता है कि चीजें जल जाती हैं, उन्हें फूक गई चीजें, उस तरीके की चीज देखने को मिलेगी। तो आईआईटी जो कानपुर इसके द्वारा एक स्टडी की गई, उसमें बोला गया कि एक मटेरियल यूज किया जाएगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट के तौर पर, यानी कि वैसे तो कोई भी उसके अंदर रेजिस्टेंस आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, पर लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो एक तरीके से उस लेवल पे आएंगे बहुत तेज आ गई, तो तुरंत वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस मोड पे पहुंच जाएगा और तुरंत सप्लाई को कट कर देगा। तो इससे क्या होता है, जो आग लग जाती है, जो सर्किट फॉल्ट हो गए, वो वाली चीज देखने को मिलेगी। हीटिंग की वजह से कोई और दिक्कत तो वो नहीं हो पाएगी, उसको ये रोक पाएंगे। तो ये अच्छी प्रक्रिया आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा ये, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं और कई बार इससे आप लोग क्वेश्चन भी पूछ ले आते हैं, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में कि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, स्टडी अगर होती है यहाँ पर, तो अगर आप लोग उनको समझ पाएंगे तो आप लोग उसके बारे में यहाँ पर बात भी बता पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो ये आप लोगों को मैंने बताई साइंस और टेक वाले पोर्शन से। यहां पे ये जो आर्टिकल आते हैं मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे ओमिक्रॉन के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो ओमिक्रॉन वायरस के बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मैक्सिमम वो देखने को मिलती हैं जो पूरे वीक में आप लोग यहां पर डिस्कस करते हो, ठीक है। तो उसी के बारे में यहां पर बताया गया कि WHO के द्वारा देखा गया कि ओमिक्रॉन वायरस जो है कि काफी सारी कंट्रीज में फैल चुका है, लगभग 30 कंट्रीज में आपकी आज के डेट में ये वायरस फैल चुका है, और WHO के द्वारा इसका यहाँ पर नाम भी दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी के साथ में अभी हमारे देश में भी ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसका जो वर्जन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, ओमिक्रॉन का B11529 इसके वर्जन का नाम याद रखिएगा, ठीक है। B11 ये 529, तो ये आप लोगों को इसका वर्जन देखने को मिलेगा। तो उसके चलते यहाँ पर कई सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, तो अभी इसको कैसे चेक करना है तो उसके ऊपर काम चल ही रहा है। तो WHO के द्वारा वार्निंग भी इशू कर दी गई है कि यार देखो फटाफट अपना टेस्ट वगैरह कराओ, ताकि ये चीजें जो हैं वो आप लोग रोक सको, वरना ये दिक्कतें ऐसी ही बढ़ती रहेंगी और फिर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जैसा ऑलरेडी चीजें देखने को मिल चुकी है, ठीक है। तो ये बातें हैं। ऊपर वाला जो आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये किसके बारे में, ये है डैम सेफ्टी बिल के बारे में। डैम सेफ्टी बिल के बारे में मैं सोच रहा था कि एक आधा एडिटोरियल आए, पर एडिटोरियल तो नहीं आया, यहां पर आप लोगों को ये आर्टिकल अभी देखने को मिल रहा है। तो इस आर्टिकल के बारे में बताता हूं, पर लेकिन एडिटोरियल जरूर आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि एडिटोरियल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और इसी के साथ में जो मैनेजमेंट ऑफ सोशल इश्यूज के रिलेटेड अगर बात करें, सोशल सेक्टर जो रहता है उसमें बन सकता है, ठीक है। और यहां पर आप लोगों से इसके बारे में थोड़ी सी मैं बातें करूंगा। देखिए डैम क्या होता है, बांध आप लोगों ने सुना है ना, बांध, ठीक है। तो ये पानी को रोकने के लिए बेसिकली बनाया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज की जा सके। तो मल्टीपर्पज के लिए होते हैं, मल्टीपर्पज मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, इसी के साथ में मछली पालन करना है, ठीक है, और भी सिंचाई इरिगेशन के लिए यूज किया जाना है, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की ये कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमारी कंट्री में एक नेशनल कमेटी है ऑन डैम सेफ्टी, तो वो यहां पर ये देखते हैं यार इन डैम्स को कैसे हम लोग को लेकर चलना है, और वो जो चेयर की जाती है वो कमेटी, वो यहां पर सेंट्रल वाटर कमीशन के जो चेयरपर्सन है उनके द्वारा वो चेयर की जाती है। हमारे देश में इतने सारे डैम हैं, लगभग 5745 के करीब आप लोगों को डैम हमारे देश में देखने को मिलेंगे। तो अगर ये डैम के बारे में बात करें तो आप लोगों से मैंने कई बार डिस्कस किया मुल्ला पेरियार डैम के बारे में, तो 126 साल पुराना है यार वो डैम। अब इतने पुराने डैम हमारे देश में पड़े हुए हैं, अगर उनको चेक नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उसी के चलते हमारी कंट्री में नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के बारे में बात की जा रही है कि उसको भी बनाया जाएगा, और स्टेट लेवल पर भी एक अथॉरिटी रहेगी जो यहाँ पर इसको देखेगी, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर इन मुद्दों को देखेगी कैसे कैसे क्या क्या काम चल रहा है। अगर ये डैम सेफ्टी अगर हम लोग नहीं कर पाए तो दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में लगभग 290 के करीब ऐसे डैम है इनमें से जो कि आज के डेट में 100 साल से भी पुराने हो चुके हैं, ठीक है। तो 50% 25% ऐसे हैं जो कि लगभग 50 से 100 साल के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहां पर ये रहता है कल को अगर ये डैम टूट गए तो कहां तक ये लोगों को लेकर डूब जाएंगे, तो वो आप लोगों को यहां पर समझ में आएगा। तो डैम सेफ्टी के बारे में काफी ज्यादा जरूरी है, और कई बार जब बारिश होती है तो और भी ज्यादा दिक्कत आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है। तो उसी के चलते ये इशू यहां पर सामने निकल कर आ रहा है। तो तमिलनाडु जो है यहां पर वो अभी काफी ज्यादा इशू इसलिए भी क्रिएट करता है क्योंकि उसके अंदर कई सारे बांध आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और मुल्ला पेरियार डैम जो है काफी पुराना डैम है, तो इनके ऊपर इनकी कमर कसी जा सकती है। तो ये इसको लेकर बार बार इशू सामने निकाल कर लेकर आते हैं। अभी आप लोगों को पता है मुल्ला पेरियार डैम केरला में बना हुआ है, पर तमिलनाडु उसको मैनेज करता है। तो ये डैम सेफ्टी बिल जो है ये कई सारी स्टेट पर भी एक कब्जा बनाएगा कि जहां जहां पर डैम की खस्ता हालत हो रखी है उसको कैसे ढंग से लेकर चलना है। तो ये भी एक काफी बड़ा इशू अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से भी ये न्यूज में है। नीचे एक आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली सोने के बारे में क्या हॉलमार्क के बारे में बात कर रहा है। तो हॉलमार्क आप लोगों ने सुना कई बार कि हॉलमार्क वाला ही सोना खरीदना,
तो हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं BIS, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिसाइड करती है कि किस तरीके की प्योरिटी है गोल्ड की। और हॉलमार्क के अंदर दो आप लोगों को मेटल देखने को मिलेगी, एक तो है गोल्ड और दूसरा है सिल्वर। दो मेटल आती है हॉलमार्क के अंदर, तो ये प्योरिटी बताती है, ठीक है, कि ये कैसे प्योर है, कितना है। तो 2000 में हम लोगों के द्वारा ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था कि प्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि काफी बड़ी मार्केट है हमारे अंदर। तो सर्टिफिकेशन इनके द्वारा दिया जाता है जो भी यहाँ पर ये सोने का सामान ये बेचते हैं, ताकि कोई ऐसी दिक्कतें देखने को मिले, हॉलमार्क वाला सामान यहाँ पर सामने निकल कर आए, ठीक है। पर लेकिन आज की डेट में भी ओनली 40% के करीब आप लोगों को ऐसा सोना देखने को मिलेगा जिसको हॉलमार्क मिला हुआ है, वरना बिना हॉलमार्क के ही सोना हमारे देश में बेचा जा रहा है। तो ये दिक्कतें यहां पर निकल कर आती है। याद रखिएगा, सोने और चांदी के लिए ही हॉलमार्क यहां पर यूज किया जाता है। हॉलमार्क हालांकि मैंडेटरी है कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि उसके अंदर पता रहे कि ये सोना जो है वो बिल्कुल सही है, तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम सही रहे। तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जो कि यहाँ पर इस चीज को देखती है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं। तो ये चीजें की जरूरत हो जाता है यार, ये गलत सोना तो नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिले, सोना सही होना चाहिए, तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर ये चीजें नजर आती है, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत आप लोग इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन आप लोग इसके बारे में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था यहाँ पर ये मुद्दा। और बाकी ये वाला जो मुद्दा है ये मैंने कल ही आप लोगों से डिस्कस किया था। ये यहाँ पर क्या बात की जा रही है, UAPA के चलते हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल को जो बेल मिल गई उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो कल ही डिटेल में डिस्कस किया था, फिर से लेक्चर को बढ़ाने का आगे कोई मतलब नहीं है, इसको जाकर आप लोग देख लेना, ओके। तो ये छोटा सा एक इशू आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, और जो भी क्वेश्चन कल पूछे थे वो सारी चीजों के आंसर आप लोगों को कल मिल जाएंगे, और आज के भी कल दूंगा। वोकैबुलरी नहीं डालता हूँ संडे में, थोड़ा सा आप लोग जो एथिक्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर करो, ताकि टाइम मिल जाए आप लोगों को। और सैटरडे में जो निबंध दिया था उसको आप लोग जरूर लिखेगा। तो बाकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिली जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।